ईरान के अंदर जो लीडर था उसका फ्यूनरल भी हो जाता है। पर उस फ्यूनरल से बहुत सारी राजनीतिक बातें निकल के बाहर आ रही हैं कि अब क्या पूरा इस्लामिक जो नेशंस हैं, जो पूरा रीजन है, वो एक स्पाइरल में जा रहा है। यूएस ने ईरान में जो शुरू किया उसका प्रभाव हर देश पे पड़ा है, तेल पे पड़ा है, एनर्जी पे पड़ा है, पर इसराइल पे बहुत पड़ा है। और इसराइल के अब यूएस के जो कंट्रोल डिस्कशन से बाहर होके इंडिपेंडेंटली भी कर रहा है या यूएस के साथ मिलकर कर रहा है। और इसके अंदर भारत का क्या असर होने जा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो वॉर चल रही है उसका क्या होने जा रहा है। क्या पूरे इस्लामिक देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से देश बने थे वो कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, ईरान से स्टार्ट होते हुए, क्योंकि इराक पहले ही कोलैप्स हो चुका है। ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हैं कर्नल आर एस सिंह जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। पूरा टॉप से ही आप समझाइए, इसराइल, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा रीजन चल क्या रहा है। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और मैं एक बात बहुत शुरुआत में ही साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे कोई परवाह नहीं अगर ये एक दूसरे को न्यूक कर दे, ईरान और यूएस। मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी चिंता तब बढ़ जाती है, और चिंता के साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ जाता है, यह सोचकर कि किसी भी देश को यह हक नहीं है कि वो इंटरनेशनल वाटरवेज को वो डिसरप्ट करे या उसको एक बार्गेनिंग टूल बना ले, उसको वेपनाइज करे। और हमारे यहाँ कुछ लोग जो बहुत ईरान की तरफदारी कर रहे थे, तो कहे नहीं जी, हॉर्मुज़ तो पहले सही चल रहा था, ये तो युद्ध अमेरिका ने किया तो इसलिए ये हुआ। तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं। फिर आज से 2 साल पहले वो रेड सी का कैसे डिसरप्शन हुआ था? उस समय तो अमेरिका से युद्ध नहीं शुरू हुआ था ना। वो हूती से जो रेड सी का डिसरप्शन करवाया था, जिसके कारण शिप्स हैड टू टेक द लॉन्गर रूट वाया केप ऑफ गुड होप। वर्ल्ड का छोड़ दीजिए, इंडिया लॉस्ट $30 बिलियन इन दैट। हु इज गोइंग टू पे? और ये ईरान के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि तुमने डिसरप्ट करवाया था हूतीज के थ्रू इसको, हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करो। और जब आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ तो आपको फिर वहां डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत थी, जो कि इस्लामिक टेनेट्स के खिलाफ? ये पूरा जो फ्यूनरल हुआ, आपको मालूम है इस्लामिक टेनेट्स क्या कहते हैं? इस्लामिक टेनेट्स कहते हैं कि जो लास्ट राइट्स है वो 24 घंटे के अंदर में हो जाना चाहिए। दूसरी चीज वो कहते हैं कि इस्लाम में बॉडी को एम्बाम करना अलाउड नहीं है। तीसरी स्टिपुलेशन है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो एक डेड बॉडी को। लेकिन आपने सारा कुछ जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बोलता है, जो इस्लामिक टेनेट्स है, उसकी बिना परवाह किए ये सब कुछ किया गया और आपने भेजा यहां से। वो महिला भी गई कश्मीर से, आंसू बहा रही थी, उसके बाप ने और उसने कभी कश्मीरी हिंदुओं पर आंसू नहीं बहाया। ठीक है ना? कभी आंसू नहीं बहाया। वो 4 महीने से लाश पड़ी हुई थी। ट्रंप ने बोला कि वो फेक टीयर्स है, तो ये क्या गलत बोला? जब भी कोई इस दुनिया से गुजरता है तो क्या होता है कि हम दुख में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो एक शॉक होता है।
एक शॉक, एक वैक्यूम। वो वैक्यूम जब धीरे धीरे भरता है, जैसे कहते हैं कि समय हर दुख की भरपाई कर देता है, यू गेट ओवर इट, और फिर लाइफ जिंदगी चलते रहती है। यहाँ 4 महीने से पड़ा हुआ था, तो ये जो लोग छाती पीट रहे थे वहां पे, हम उनकी बात नहीं कर रहे, अपने यहाँ से जो लोग और बाकी जगहों से जो गए थे, तो फॉल्स टीयर्स तो हुआ ही। जब इसी रेजीम ने 40,000 लोगों को वहां पर मरवा दिया, ये तो हाल हाल के दिनों में, मतलब पिछले 2-3 साल, बाकी छोड़िए 79 से अगर आप उसकी गिनती करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी संख्या है। उनके लिए तो किसी ने आंसू नहीं बहाए। और एक सनक कि इसराइल को जीने का हक नहीं है, इसराइल को हमको मिटा देना है। ठीक है, आप मिटाओ, जाके आप करो, कोई बात नहीं। लेकिन मिटाने के चक्कर में हम होर्मुज को भी रोक देंगे, हम रेड सी को भी डिसरप्ट कर देंगे, हम दुनिया को तबाह कर देंगे अगर मेरी बात ना मानी गई। तो इससे बड़ा टेररिज्म का आपके सामने और क्या एग्जाम्पल। और इन टेररिस्ट का सरगना कौन था? खमेनाई था, और उसके जनाजे में आप जा रहे हो। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, पर इसमें मैं एक अगर पूछूं, क्योंकि शुरू में कंडोलेंसेस बहुत लेट दी थी, तो उस पे एक पूरा प्रेशर आया कि आप कंडोलेंस क्यों लेट दे रहे हो, ईरान से आपके प्राचीन रिश्ते हैं, ईरान से आप एक टाइम पे तेल लेते थे, तो आपको पता है सर वो कितना एक इन्वायरमेंट बनाया गया। दूसरी तरफ सर, क्या ये जो आप कह रहे हैं इतने दिनों बाद खुमैनी का फ्यूनरल कर रहे हैं, तो एक तरह से तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट ही है कि इसको मार्टियर दिखाओ, फिर मार्टियरडम दिखाओ, फिर उस तरह का पूरा वो ढांचा बोलो, तो वो भी तो वेपनाइजेशन ही कर रहे हैं सर उसका, मार्टियर बोल के फिर उसको नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने कहा कि ये इस्लामिक टेनेट्स के खिलाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है, थियोक्रेटिक रीजंस के लिए किया नहीं था, ये स्पिरिचुअल रीजंस के लिए किया नहीं था, ये प्योरली इट वाज ए पॉलिटिकल मैसेजिंग। और वो बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ इनको शो ऑफ स्ट्रेंथ करना था। इंटरनली एक फ्रैक्शस सोसाइटी को इन्होंने सोचा कि मोबिलाइज करना था, और इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत कि देखो हम यहां से लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं, वो तमाम जो फैक्शंस है वहां पे, ठीक है ना, चाहे आईआरजीसी हो, चाहे ये सिविलियन लीडरशिप हो, कि हम खुमैनी से हम ये अपना लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं। उसके कारण ये सब किया गया है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इतना बड़ा आयोजन, जहां पहले से ही ये अपना वो पीट रहे थे कि 20 मिलियन पीपल, 20, अरे क्या फर्क पड़ता है, 5 मिलियन है, 1 मिलियन है, कोई भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। बट चलो 20 मिलियन ये कर रहे थे। तो जब इतने बड़े पैमाने पर अगर अंतिम संस्कार हो रहा हो, तो बिना अमेरिका और इजराइल के एश्योरेंस को तो ये हो नहीं सकता कि भाई तुम कर लो, तुम करो, हम इस दौरान हम कुछ नहीं करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। हम कम से कम वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ तो गिव एंड टेक हुआ है, ठीक है। पर वो क्या गिव एंड टेक हुआ है, रेजीम के किस कंपोनेंट के साथ गिव एंड टेक हुआ है, ये डिटेल्स बाद में आएंगी। अभी फिलहाल इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये गिव एंड टेक जो है, ये एक बड़े मतलब ये अवश्य हुआ है। दूसरा क्या है कि ये एक, मैंने कहा, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। दर्जनों देश के प्रतिनिधि आए थे, और वो जब जाते थे अपना लास्ट रिस्पेक्ट्स देने, तो कुरान की वो आयतें, मतलब उनके लिए अलग अलग आयतों से पढ़ा जाता था। जो चीन के जो आने पर जो हुआ, जो आयतें पढ़ी गई, उसमें जैसा कि मैंने सुना है
कि उसमें कहा गया कि नहीं आप इसी तरीके से फूले फले प्रॉस्पर करें, चीन के बारे में, ठीक है ना। वही चीन जो युगुर मुसलमानों को मस्जिदों में नहीं जाने देता, नमाज नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी काट दिया है। एनीवे, सो दिस इज जियो पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अब ये भी दिखाना था ईरान को, एक तो इंटरनल मोबिलाइजेशन, इंटरनल गैल्वनाइजेशन, और एक्सटर्नल अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के, डेमोन्स्ट्रेट करने के अलावा वो ये भी दिखाना चाहते थे कि हम मिडिल ईस्ट में वी आर द सेंट्रल प्लेयर, ठीक है। लेकिन उसमें आपने देखा डेथ टू अमेरिका, रिवेंज अगेंस्ट इजराइल, ठीक है, ये सारे ये चलाए जा रहे थे। वो बैनर्स लोग कैरी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में अ, जो मुस्तफा खमानाई है वो कहीं नहीं दिखे। बेटा और बेटा वही कह रहे हैं, उसका कंटिन्यूड एब्सेंस जो है वो एक सवाल पैदा करता है कि आखिर में व्हाट इज अभी है क्या, व्हाट इज द करंट पॉलिटिकल सिस्टम। भाई एक सुप्रीम लीडर है ना, वो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या सिस्टम है। एक संदेश तो बिल्कुल साफ है कि द ओल्ड सिस्टम इज डेड। ये जो लोग कह रहे हैं कि रेजीम चेंज हुआ, उस पर भी मैं आगे आऊंगा। रेजीम चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये सब देखिए, तो क्या करंट पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, यही नहीं पता चल रहा है कि आखिर ईरान, हु इज इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ईरान, ठीक है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. तो एक बात बताइए कि क्या ईरान मतलब किसी भी देश में कोई हिडन लीडर, कोई घोस्ट लीडर, हाँ, जो कि अपने अप्रूवल्स पता नहीं कहां से दे रहा है, नहीं दे रहा है, मैसेजिंग दूसरों के द्वारा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा लीडरशिप है। सर एक तो लीडरशिप, दूसरी जो आपने बड़ी अहम बात बोली कि यूएस की रेजिम कुछ तो तो अपने आप ही खत्म। सर जो आपने बड़ी अहम बात बोली, यूएस ने कुछ तो गो हेड दिया होगा कि आप इतना ऑब्वियसली बड़ा कर रहे हैं। पर उसमें सर एक पहलू, मैं दो पहलू जोड़ना चाहूंगा। एक पहलू के सारे वर्ल्ड ने भी यूएस से बात की होगी कि भाई हम वहां जा रहे हैं, क्या पता कुछ वहां पे होना जाए, ऑफ द रिकॉर्ड करी होगी कि इज इट ओके टू गो, तुम वॉर तो नहीं कर रहे होगे वहां पे उस समय। कोई भी वॉर जोन जा रहा है अपनी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट तो मंगवाएगा ही, इफ यू आर सेंडिंग एनी रिप्रेजेंटेटिव टू अ वॉर जोन, एक सेंस में। दूसरा सर, इस जो आप इसमें एक सर और जोड़ना चाहता हूँ, आप दोनों का प्लीज एक साथ कर दीजिए। दूसरा कि इसराइल ने भी कुछ नहीं किया, तो एक तरह से तो फिर इस जोन में बिकॉज वर्ल्ड आ रहा था तो इसराइल ने भी कुछ नहीं किया, तो एक साथ खड़े हो रहे हैं। या खुमैनी को, ये जो आपने बात करी, बेटे को जो अब सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर होना चाहिए, उसको डर था कि इसराइल भैया मुझे यहीं पे ठोक देगा। तो ये जो तीनों चीजें किस तरह सर प्ले आउट हो रही है आपके हिसाब से। नहीं देखिए, एक एक कंपोनेंट से जो एक फैक्शन जिसने ऑर्गेनाइज किया, उससे तो जाहिर सी बात है कि साफ बातचीत हुई है कि ये हमको करने दीजिए, नहीं तो हमको दौड़ा दौड़ा के ये लोग मारेंगे। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि अगर ये रेजीम बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता है, वो क्योस भी ना तो ईरान के लिए अच्छा है, ना दुनिया के लिए अच्छा है। तो ये जो खमैनी का इतना बड़ा जो वो किया गया, इनका जो अंतिम संस्कार जो इतने बड़े पैमाने पे किया गया,
तो केवल उनको नहीं दफनाया गया, ये पूरी जो सिस्टम है उसको दफनाया गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्लेरिक्स का जो रेजीम था, वो जो जो एपेक्स पे जो क्लेरिक्स थे, जिसमें गार्जियन काउंसिल था, सुप्रीम काउंसिल था, सुप्रीम, उसको ही दफना दिया गया है। बट टिल टिल देन ये एक फिक्शन मेंटेन करेंगे, ये मुस्तफा खमैनी का। भाई मान लीजिए वो या तो वो इतना बैडली अगर वो म्यूटिलिएटेड है कि अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, तो फिर सुप्रीम लीडर बनने का कोई औचित्य नहीं है उसको अपॉइंट करने का, क्योंकि बाकी तीन बेटे तो थे उसके वहां पे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज अहम बात है कि इन सब इस भीड़ में, मतलब वो उसके उनके इर्द गिर्द एक व्यक्ति सडनली रीअपियर कर गया, जिसका नाम है वहीदी। वहीदी पिछले 1 डेढ़ महीने से गायब थे, और ऐसे कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मारे गए। अब ही वॉज सीन, और वहीदी जो है उसका इज अ वेरी पावरफुल मैन। वो डिफैक्टो एक तरह से कह रहे थे वही चला रहा है देश को। और वहीदी की आपकी थोड़ी पृष्ठभूमि मैं बता दूं कि जो पूरी रेजीम का जो आर्किटेक्ट था, खास करके जो प्रॉक्सी नेटवर्क एपरेटस जो इस्टेब्लिश किया था, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ, अलॉन्ग विद सुलेमानी। वही नहीं, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुका था और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुका है, और वो आईआरजीसी का चीफ तब बना जब उसके 4 प्रेडिसेसर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एलिमिनेट हो किए गए। अब मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं उसी में तो आईआरजीसी के करेंट टॉप लीडरशिप में ही तो पेनिट्रेशन नहीं है, बिकॉज उसका सडनली रीअपियर हो जाना। आज अगर सबसे ज्यादा किसी को खतरा होना चाहिए, महसूस करना चाहिए, वो है वहीदी। ठीक है, लेकिन ही वाज, मैं बोला कि वो सडनली ही वो रीअपियर हो गए। ठीक है ना? तो अभी क्या है देखिए कि इस रवि, ऐसे बहुत से आप चेहरे सोचते हैं जिनको मरा हुआ माना जा रहा है, वो भी रीअपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ईरान भी तो काउंटर कर रहा होगा कि हाँ मर गए, टू रिमूव द प्रेशर ऑन देयर, जो भी लीडरशिप के कुछ लोग हैं, कि एज अ डेड बॉडी निकाल के फोटो तो हुई नहीं, ऊपर से मिसाइलें गिरी हैं। सो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग बचे हुए हैं और वही अभी भी इन सम वे शेप और फॉर्म कंट्रोल कर रहे हैं। बट आप देखिए ना, यू सी द लेवल ऑफ स्केयर। आप इतना खौफ, मतलब आप देखिए कि किस किस स्तर का है वहां पे। ठीक है ना? अब है क्या कि ये एक चीज तो इससे साफ खुल के आती है, जो फ्यूनरल ने जो एक्सपोज किया, और वो है दैट फियर्स इंटरनल स्ट्रगल, कि आपस में ये जूझ रहे हैं पावर के लिए। ठीक है ना? पहले क्या था भंडारी जी की ये आर्गुमेंट्स जो था वो एक दो कैंप्स थे, एक कंजर्वेटिव कैंप था और एक प्रैग्मेटिक कैंप था। ठीक है ना? जो कि मॉडर्न, बिल्कुल दे वांटेड टू मॉडर्नाइज ईरान और दूसरे तरीके से। और हमेशा ये जो हार्डलाइनर्स थे उनका ये कहना था कि वॉशिंगटन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो निगोशिएटिंग टीम को वो गालियां दे निकाल रहे हैं कि तुमने तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुमने बिट्रे कर दिया ईरान को। और जो मॉडरेट कैंप है उसका कहना है कि भाई तुम अमेरिका से ये इस तरीके से कन्फ्रंटेशन करके तुम पूरे, मतलब एक स्टेट को डिस्टेबलाइज कर रहे हो और हमारे, मतलब स्टेबिलिटी को एंडेंजर कर रहे हो। और ये जो डिबेट जो है
मैंने कहा कि पहले इट वाज बिटवीन द कंजर्वेटिव कैंप एंड द प्रैग्मेटिक कैंप। अब वो कंजर्वेटिव कैंप में ही ये स्प्लिट देखने को मिल रहा है। और बात यहां तक अगर रहती, रिपोर्ट्स आते वो आते तो एक बात थी, पब्लिक देख रही पूरी, टेलीविजन पे हो रहा है भाई, गालीबाफ टेलीविजन पे। वो ये जो आपका सीज फायर है उसके प्रोविजंस को वो बोल रहा था, उसको ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो पब्लिक तो देख रही है, उसके ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया। और इसी बीच में क्या हुआ है कि ईरान की जो ऑयल कंपनी है उसने जापान के साथ एक शुरुआती समझौता किया है फॉर ऑयल, ठीक है ना। और जापान ने कुछ गारंटीज मांगी हैं उनसे, ईरान से, तो वो भी चल रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर सब कुछ स्टेबल नहीं होगा तो फिर ये आप कैसे गारंटी किसी को दे सकते हैं। अच्छा, इससे चाइना को भी मैसेजिंग गया है कि भाई तुम अकेले नहीं हो, मतलब अब देखो तुम्हारे पड़ोसी को भी हम तुम्हारा जो बेटन ऑयल है उसको भी हम तेल दे सकते हैं। तो वो भी एक साथ हो रहा है। अब इसी बीच क्या हुआ है कि ट्रंप ने 250th एनिवर्सरी पे he made some statements और उन्होंने कहा कि we brought America's enemy into the depths of history। फिर उन्होंने कहा we routed Iran hip and thigh, they are dying to compromise। ठीक है, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं ईरान के। अब जो भी हो, इट्स पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये नहीं क्या है। और फिर उन्होंने कहा कि नेतन्याहू मुझसे मिलने व्हाइट हाउस को आ रहे हैं और मैं उनसे मिलूंगा। दिस टेल्स यू दैट ही नोज हु इज द बॉस। तो ये जो अटकलें जो लगाई जा रही थी ना कि इजराइल विल गो इट्स ओन वे, और वो अपना जहां व्हेन इट कम्स टू देयर ओन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज दैट डजंट हैव टू बी इन सिंक। कोई जरूरी नहीं है कि वो सामंजस्य हो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को लेके यूएस के साथ। तो अभी देखिए क्या होता है उसमें, इस बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही चल रहा है जो कि क्या इजराइल जो यूएस अब लाइन लेगा उसको टो करेगा या अपने आप को इंडिपेंडेंटली करना चाहेगा, क्योंकि उसमें यही डिबेट है कि यूएस के अंदर इजराइल का सपोर्ट कितना है। बहुत सपोर्ट है, बट क्या इतनी देर के बाद भी उतना ही सपोर्ट है या वो फ्रैक्शन में हो रहा है। क्योंकि न्यूयॉर्क में आप देखते हैं ममदानी आता है जो कंप्लीटली प्रो पैलेस्टीन है, वहां पे भी जनसंख्या का खेल तो सर एक शुरू हो चुका है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वो जनसंख्या का खेल है। वहां पे लोग इलेक्ट ऐसे हो रहे हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं इलेक्ट होते थे, और उनका वेरी क्लियरली एंटी इजराइल स्टैंड है। न्यूयॉर्क जैसी जगह का मेयर ओपनली एंटी इजराइल था और ओपनली एंटी इजराइल वो जब कैंपेन था तब भी बोलता था। तो सर उसका आप क्या असर देख रहे हैं, इजराइल का क्या रोल है? क्योंकि विदाउट इफ इजराइल डज इट्स ओन थिंग तो फिर तो यूएस कुछ वहां पे प्लान ही नहीं कर सकता। नहीं, आपको मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जो पिवट जो है वो इजराइल है। और आप लोगों से अनुरोध है, आपसे आपके दर्शकों को, कि कृपया जो अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल है, ही इज अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस ज़ायनिस्ट मूवमेंट इन इजराइल। और उनका आप एक स्पीच जरूर सुन। वो यहां तक कहते हैं कि अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका ही नहीं होता। लोग कहते हैं ना, अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल, वो तो कहते हैं कि अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका नहीं होता। तो ये जो पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, जिसमें ये आपके गल्फ स्टेट्स हैं, जहां पूरे ये अमेरिकन बेसेस हैं, आज इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की बात हो रही है कि जो
भाई ऐतिहासिक रूप से जो आपकी दुश्मनी है इस्लाम और यहूदियों की, वो उसको भुला दीजिए। आप सब एक ही स्रोत से निकले हैं, ठीक है ना, आप सब इब्राहिम के बच्चे हैं, साथ आ जाइए। तो वो तो हो रहा है ना सर, एक तरह से दे आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग देयर एयर डिफेंसेस एंड शेयरिंग देयर एयर डिफेंस रिसोर्सेज। जब मिसाइल फायर होता है ईरान से, तो ये सबके सब एक साथ एक उसमें आ जाते हैं वो। तो अपनी डिफेंस जो अपनी स्ट्रेटजी है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में तो इब्राहिमिक अकॉर्ड तो अगर देखिए प्रैक्टिकल सेंस में तो चल ही रहा है ना। अब रहा ईरान, तो उसमें क्या है कि इसराइल के अपने एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, उसको अ, उसको तबाह उसको डेली बेसिस पे कौन उसको तबाह कर रहा है, तबाह नहीं कौन, हु इज अ प्रॉब्लम, द हुतीज आर अ प्रॉब्लम, सॉरी द हिजबुल्लाह इज अ प्रॉब्लम, द हमास वाज अ प्रॉब्लम। जो सीरिया में सरकार थी वो प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम, और ये जो जो ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला कौन था? वो ईरान है, उसी के प्रॉक्सीज थे। तो इसराइल इतने फ्रंट पर अकेला लड़े और फिर ईरान पर भी लड़े, इट कांट डू इट अलोन, इट नीड्स सम पावर, ठीक है ना। और वो पावर है उसका ये है। उसी तरीके से आप देखिए कि गाजा गाजा में भी कुछ एक्शन चल रहा है, बट मेन फोकस अभी हिजबुल्लाह पे है। वहां पे वेव ऑफ अटैक्स हो रहे हैं। अ, उसी दिन वो जो ट्रक्स जो थे जहां पे ये ट्रांसफर हो रहे, कुछ वेपन ट्रांसफर कर रहे थे ये हिजबुल्लाह वाले, उसको डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने। और लेबनान में, और आपको ये फिर से याद दिला दूं कि अभी हाल ही में लेबनान और इसराइल में एक शांति समझौता हुआ है, ठीक है ना, एक एमओयू साइन हुआ है। और उस एमओयू के खिलाफ है हिजबुल्लाह जो है। लेकिन यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट यसफ है और पीएम नवाज सलाम लेबनान के, दे आर डिटरमिन्ड कि हम ये टेररिस्ट के साथ अब नहीं जी सकते। इन्होंने ऐसे भी हमारे देश की ऐसी तैसी कर दी है, हमको बर्बाद किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब है क्या कि आप देखिए पूरी गवर्नमेंट जो है लेबनान की, इट इज डिटर्मिन्ड। अब एक एमओयू कैसे प्ले आउट करता है हम लोग इसको देखें। लेकिन ये अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बड़ा थोड़ा इसको बड़े इत्मीनान से इसको समझिएगा और इसका विश्लेषण कीजिएगा। आप कहेंगे साहब कि ये एग्रीमेंट हुए, एमओयू वो हुआ, लड़ाई तो जारी है ना। लड़ाई तो चल रहा है, होर्मुज में अभी भी ड्रोन ये करते हैं, हिजबुल्लाह अभी भी अटैक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लड़ाई जारी है। लेकिन ये समझिएगा कि मैं जैसे ईरान का मैं ये कर, ये ईरान ईरान को एक्चुअली में एग्रीमेंट नहीं चाहिए, उसको सर्वाइवल चाहिए। इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एन एग्रीमेंट। वो उतना ही तक जाएगा कि भैया मैं किसी तरह से सरवाइव कर जाऊं, ये जो दौर आया है ना, इसको ये तूफान आया है, इसको अवेट कर जा रहे हैं, तो तब तक हम इसको सरवाइव करते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एन एग्रीमेंट। वो अपना वजूद नहीं मिटाएगा, जिसको एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। उसी तरीके से उसी अब वो वजूद अपना किस तरह से दिखा रहा है? वो अपना होर्मुज से दिखा रहा है वजूद को। जो शिप्स ओमान के थ्रू जा रहे हैं उसको कह रहा है कि भैया तुम उस रास्ते का क्यों जा रहे हो, तुम इधर से आओ। अब कुछ शिप्स हैं उसमें, ऑल्दो शिप्स कमिंग इस तरफ से हगिंग द ओमान कोस्ट, दे आर उसको स्कॉट कर रहा है अमेरिकन वेसल्स।
नेवी वेसल्स, लेकिन वो फिर भी कह रहा है, रेडियो से बोल रहा है उधर से मत जाओ, तुम हमारे इससे जाओ। अब सुना है मैंने कि कुछ शिप्स डर के मारे मतलब कहते हैं यार पता नहीं कौन से मार देगा, क्या करेगा, वो फिर अपना रास्ता बदल रहे हैं, तो कुछ पैसे भी दे रहे होंगे उनको, ऐसा मैं समझता हूँ। तो तो सर उसी ऐसा तरीके से ईरान के लिए तो एक इन अ सेंस ये इनकम नहीं शुरू कर दी, क्योंकि मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ बात कि जैसे आपका कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि ईरान की क्या हालत हुई है अंदर, बट एक व्यू ये रहा है और अब कुछ लोग कह रहे हैं वो चाइनीज पूरा जो मीडिया नेटवर्क है उसने ही ईरान को वॉर जीतता हुआ किया है, और चाइनीज मीडिया नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जीता था तब भी पाकिस्तान के पीछे चाइना नेटवर्क लग गया था, इस बार ईरान के पीछे लग गया है। तो हाउ फार डू यू थिंक दैट इज ट्रू कि ये पूरा चाइनीज मीडिया नैरेटिव नेटवर्क चल रहा है जो भारत में भी ईरान को जीतता हुआ दिखा रहा है और यूएस को हारता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि एंड में तो जनता इसमें अगर कोई सबसे बड़ा लूजर है पूरे ये कॉन्फ्लिक्ट में, वो है चाइना। और अच्छा वो इस तरह से कि 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन बैरल्स उसका जो ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट से, पर्शियन गल्फ से आता था, इंक्लूडिंग दैट चीप ऑयल, $8 $10 बैरल ईरान से बना, वो तो सारा बंद हो गया। अब वो तो अरेंजमेंट गया। अगर मान लीजिए कल को अगर होर्मुज पूरी तरह से खुल जाता है और मतलब ईरान गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द रीइंटीग्रेटेड इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम, पूरा अनसैंक्शन मतलब सैंक्शन तो हटा दिए जाते हैं, तो फिर ईरान को तो तेल मार्केट प्राइसेस पे लेना होगा चाइना को ईरान से। पहले वही $8-10 बैरल वेनेजुएला से लेता था, और वही चाइनीज गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाता था, बिकॉज द एनर्जी इनपुट कॉस्ट वर लो। वो एडवांटेज चाइना का वो जाता रहा है। तो अभी आपको एक बात मैं बता दूं, क्वाइटली चाइनीज हैव आल्सो बीन फैसिलिटेटिंग टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, समझे कि नहीं। अभी लेटेस्ट क्या हुआ है कि इन्होंने फैसिलिटेट किया टॉक्स, तो पहला दिन जो था वो बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं, पहला दिन आईएईए का एक्सेस पर काफी बातचीत हुई, काफी अच्छा मतलब उस पे एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए थे, ठीक है ना। दूसरे दिन ये हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ईरान को कहा गया भाई कि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाओगे, तो उसने उस पर भी काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई, ठीक है ना। तो तीसरे दिन भी बड़े अच्छे टेक्निकल टॉक्स हुए। चौथे दिन फाइनली वो आते हैं अपना डिमांड्स लेके, और नॉट प्रपोजल्स, डिमांड्स। जो ईरानियन डेलीगेशन वो कहते हैं कि हम मिसाइल तभी ये बंद करेंगे जब आप एक अंडरटेकिंग दोगे कि आप इन परपेचुइटी की भविष्य के उसमें कि आप कभी हम पर हमला नहीं करोगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आप 90 दिन के अंदर में आपका जितना ये प्रेजेंस है, अमेरिकन प्रेजेंस जो आर्किटेक्चर है, उसको आप डिसमेंटल करोगे। देन द चाइनीज दे हैव टेकन अम्ब्रेज ओवर द होल इशू। उन्होंने कहा कि भैया ये तो एमओयू में उसमें है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी, चाइनीज भी बहुत परेशान है इनसे, बिकॉज देखिए ईरान का वैल्यू तब तक था चाइना के लिए जब तक वो सैंक्शन रेजिम था और चीप तेल दे रहा था। हाँ, उसका कोई दूसरा है, कोई बाकी जगहों पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ गल्फ कंट्रीज में चाइना हैज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो पर्शियन गल्फ से 5 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट इन गल्फ कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि ईरान का, मैं कहना वही तक वैल्यू था जब तक वो सैंक्शन था। वो चोर चोर मौसम
सर एक चीज बिफोर आई कम टू गल्फ कंट्रीज में चला जाता हूँ। अब ईरान का जो कह रहे हैं अगर डील होती है यूएस से, तो उसका एक पहलू कि ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, रिकंस्ट्रक्शन होंगी। पहले आया अमेरिका करेगा, 12 गल्फ कंट्रीज करेंगी। बट अगर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर चाइना हिस्सा नहीं बनता और यूएस कंट्रोल्ड मोनार्कीज बनती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएस इनडायरेक्टली करे, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू करे, एक बार ओपन होकर रिकंस्ट्रक्शन के टेंडर आए तो प्राइवेट कंपनीज यूएस की भी आ सकती हैं उसके अंदर। तो सर फिर तो अगर रिकंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा हुआ तो फिर तो चाइना कंप्लीटली आउट हो गया ईरान से, क्योंकि जो रिकंस्ट्रक्ट करेगा वही यूएस कंट्रोल करेगा पूरा। नहीं, दे विल बी द जूनियर पार्टनर आई सपोज, अगर वो फेज आता है तो ईरान को लेके दे विल बी द जूनियर पार्टनर। इंटरनेशनल उसमें ये नहीं होता कि यू आर कंप्लीटली आउट, दैट डजंट एक्चुअली हैपन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, तभी तो ये फैसिलिटेटर का रोल किया ना इसने, चाइना ने, ठीक है। और तो मैंने कहा कि आप देखिए कि वो एमओयू तो है लेकिन लड़ाई जारी है, मतलब हॉर्मुज में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वही कारण है कि उनका एक्चुअली एमओयू या एग्रीमेंट उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल और हम अपना स्टेटमेंट ऑफ पावर, ठीक है, जो कि ये हॉर्मुज है। उसी तरीके से लेबनान और इजराइल में तो एमओयू हो चुका है, लेकिन वो हिजबुल्लाह जो है इट इज वायलेटिंग इट एवरी डे, क्योंकि जस्ट लाइक द इरानियन regime doesn't want to disappear, उसी तरीके से हिजबुल्लाह भी डिसअपियर नहीं होना चाहेगा, उसके लिए भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ठीक है। एक तो उधर ईरान पहले जो इसके पैसे और मिसाइल्स और ये तमाम हथियार ये सब उसको मुहैया करवाता था, उसमें बहुत खलल आ गया है, ठीक है, कमी आ गई है। और दूसरा कि वो क्या करेगा, मान लीजिए उसका वो अगर मान लेता है एमओयू को जो लेबनान और इसमें ये हुआ है, तो दे आर फिनिश्ड, तो वो भी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सोल्यूशन क्या है? देखिए सर, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप जितना भी बॉम्ब कर लो, ठीक है, वो दैट इज वेरी वेरी पार्शियल सोल्यूशन। अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जाना चाहते हो तो उन्हीं के बीच से किसी को एम्पावर करो। तो जैसे लेबनीज गवर्नमेंट को अभी उसके हाथ मजबूत करने की कोशिश की गई है, इसलिए एम्पावर करने के लिए आपको किसी के साथ तो एग्रीमेंट और एमओयू करना पड़ेगा ना सर। और एक बार आपने एमओयू साइन किया तो ये जान लीजिए कि जिस फैक्शन ने आपके साथ एमओयू साइन किया है और वो लोग जो कि एमओयू के खिलाफ हैं, उनके बीच तो रिफ्ट हो जाएगी ना सर। अभी ईरान में क्या चल रहा है, वो कह रहे तुम मूर्ख लोग समझते नहीं हो, तुम भूखे मर जाओगे, नंगे मर जाओगे, खाने को खाना नहीं है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन है, अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन करके तुम इतना लूज कर रहे हो। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिन लोगों ने एमओयू वगैरह साइन किया है, वो या जिनको इंटरनेशनल सिस्टम से जो अवगत है पूरा, वो समझा रहे हैं। उसी में कोई हार्ड हेडेड लोग हैं, नहीं जी हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एमओयू साइन करने के बाद ये इट वाज द एमओयू व्हिच क्रिएटेड दैट रिफ्ट, नो दैट, समझ रहे हैं आप। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए यही है कि आप एमओयू एग्रीमेंट साइन कीजिए। इट क्रिएट्स फिजर्स, इट क्रिएट्स पावर स्ट्रगल्स, ठीक है ना।
और फिर ईरान का जहां तक सवाल है सर, एमओयू के कारण तो अब टेलीविजन पर रिफ्ट दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहा, ठीक है ना। एक चीज तो साफ हो गई कि कोई कोहेशन नहीं है वहां पे ईरान में। कोई एक स्ट्रांग, एक क्लियर, एक मजबूत कोई लीडरशिप नहीं देखने को मिल रहा है। मल्टीपल एंटिटीज जो है वो पावर के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा कि कंजर्वेटिव कैंप में ही स्प्लिट हो गया। एक तरफ वो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियां, वो स्पीकर है गालिबा, फॉरेन मिनिस्टर आरागाशी। हाँ, वो कहते हैं कि भैया जो जैसा मैंने कहा कि यूएस तो तुम्हारी आर्थिक कमर तो जरूर ही तोड़ सकता है और कुछ हो या ना हो। और दूसरी तरफ हार्डलाइनर से कहते नहीं जी, कोई चाहे भूखे मर जाए, हम मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब हम नहीं, हम उसको ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फेज देखिए, ये इंतजार कीजिए कि इसमें कोई कैसे कोई कंक्लूसिव फेज आता है इसमें, ठीक है ना। सर लेकिन एक चीज बता दो इश्करन साहब, एक मिनट, कि रेजीम चेंज कब होगा कोई नहीं जानता। आपने एमओयू एग्रीमेंट साइन किया, रिफ्ट पैदा कर दिया, कब रेजीम बदलेगा नोबडी नोज। बट अगर आप इतिहास में जाएं तो जब रेजीम चेंज होते इट हैपन सडनली, वो सडनली होते हैं और ऐसे समय में होगा जबकि आपको उसकी उम्मीद नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपने एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, रिफ्ट ये कर लिया, ठीक है। अब वो आपस में ही वो ये करते हैं और इंतजार कीजिए उसके बाद से। इस बीच मैं आपको बता दूं कि एक ईरान रेजीम अभी भी दे मतलब काफी वो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो गए। ये जो फ्यूनरल जो हुआ ना सेरेमनी, उससे ये साफ मतलब दे हैव गॉट एक्सपोज्ड। अभी न्यू नेवी चीफ इन्होंने अपॉइंट किया है, सर वो अब रियर तो एडमिरल। सर नहीं, ये जैसे सुन आप लीजिए, नहीं, न्यू अली अगाई एक नया नेवल चीफ। पुराने जो थे उनका नाम मैं भूल गया, ही वाज किल्ड इन मार्च, ठीक है ना, आईआरजीसी का नेवी चीफ। तो जो नया नेवी चीफ जो है, तो इसमें क्या होता था कि ये डिक्री निकलता था सुप्रीम लीडर के ऑफिस से, लेकिन ये बिना कोई डिक्री विक्री के ही हैज बीन अपॉइंटेड। दैट इटसेल्फ शोज कि कोई सुप्रीम लीडर है भी कि नहीं, नहीं। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। हाँ, सर मैं पर एक सवाल अगर आप कहें तो मैं चाह रहा था अगर हम थोड़ा एक सवाल अफगानिस्तान पाकिस्तान पे भी बात कर दें, क्योंकि पूरा वो ईरान के बाद उस रीजन में अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर वाज नॉट अ वेरी लाइकली और अ प्रेडिक्टेबल इवेंट। बट क्योंकि जिस तरह वो कॉफी पीने चाय पीने गया था वहां पे आईएसआई वाला कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, ब्रदर मुल्क हो गया, नाउ यू नो दिस एंटायर रीजन लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। तो सर ये क्या इस अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ाई अब एक लॉन्ग वॉर अफगानिस्तान के लिए शुरू हो गई है और अफगानिस्तान से कोई वॉर जीता नहीं है, और ये तो उस जगह पे है जहां पे तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी बैठा हुआ है। कहा जाता है कि जो रेंजर्स पे हमला हुआ उसके पीछे भी तालिबान था। तो डू यू थिंक दिस तालिबान जिसे बोलते हैं वो भारत के लिए टू फ्रंट करने की लोग कोशिश करते रहते हैं, बट एक्चुअली पाकिस्तान और अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो एक टू फ्रंट तालिबान ने पाकिस्तान पे डोरन लाइन को मिटाने के लिए फुल स्केल शुरू कर दी है, विच मे लास्ट फॉर इयर्स टिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोलैप्सेस ऑन दैट साइड। हाउ आर यू सीइंग दिस अफगानिस्तान पाकिस्तान सर? नहीं, कुछ तो इसका इनहेरेंट डायनेमिक्स है अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया को लेके। जब पाकिस्तान बना तो बेसिकली वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स पे बना था, एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स पे, ठीक है ना। अफगानिस्तान नेवर शेयर्ड दो सेंटिमेंट्स। वो आज तक वो सेंटिमेंट्स उन्होंने शेयर नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई बहुत हिस्टोरिकल पीरियड में उन्होंने कन्वर्ट किया होगा बुद्धिज्म से लॉन्ग बैक।
बट पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश में सब रीसेंट कन्वर्ट्स। तो रीसेंट कन्वर्ट्स में एक वो सबसे बड़ी वो होती है कि दे वांट टू प्रूव कि देखो, एक तो तुम लोग इतने गंदे लोग थे कि हम इस्लाम को कबूल किए, और दूसरी कि तुम लोग जो नहीं किए हैं, आप आज तो अपनी हालत देख लो तुम, और हमारी हालत देख लो। तो पार्टीशन तो वहीं से शुरू हुआ था एक्चुअली, इसी फीलिंग के साथ। वो दूसरी बात है कि उसके बाद कई युद्ध हुए, कई युद्ध में वो ठुके, आर्थिक रूप से भिखारी बन गए, ठीक है। लेकिन वो जो बुनियादी रूप से जो एंटी इंडिया जो इनका इम्पीटस रहा है, नो, आइडियोलॉजिकल इम्पीटस, वो कभी कम नहीं। एंड इट अप्लाइज टू बांग्लादेश ऑल्सो, ठीक है। अफगानिस्तान में वो एंटी हिंदू एंटी इंडिया इम्पीटस कभी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा। और इसीलिए आपको मैं बता दूं कि अभी आए थे इनके लीडर्स, ये देवबंद में आए थे यहाँ पे, ठीक है। और अफगानिस्तान ने कभी नहीं ये कहा कि मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रखा हूं, कभी नहीं। हाँ, एक रिजीम है, यू यू विल नॉट लाइक, यू मे नॉट लाइक सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द रिजीम, ट्रीटमेंट टू द वुमेन, चाहे जो भी हो, वो सब अलग चीज है। बट अफगानिस्तान में कभी भी पैन इस्लामिज्म का उसने प्रमोट नहीं किया है उसने, ठीक है। तालिबान इज ओनली कंसर्न अबाउट रूलिंग अफगानिस्तान। अब उसको ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग ये सोचते हैं कि ये तो यार ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, ये हैं, हमको तो, हम तो अंग्रेजी जानते हैं, पाकिस्तान की फौज ये समझती है कि अब तो सबसे मॉडर्न आर्मी है, ठीक है, तो हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये वो। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हम बता देंगे कि तुमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन रिवर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है कि इन लोगों ने मिसयूज किया तालिबान, किसी बिनाइन मोटिव से पनाह नहीं दी थी तालिबान को इन्होंने, उनको एक स्ट्रेटेजिक टूल बनाया, पश्तून के बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाया, और फिर सोचा कि ये हम तो इनको पनाह दिया था, हमने ये दिया था, तो ये हमारा पूरा बिडिंग ये करेंगे। वो कभी नहीं, वो नहीं हो रहा है। और आज यही हालात है कि और शायद आपको ये मालूम होगा कि ईरान was one of the first countries to recognize पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया many years later. ओह, तो इवन दो बॉर्डर स्टेट थी, डरेंट लाइन थी, Yes, सो yes. रीजन में लोग सिमिलर थे, तब भी रिकॉग्नाइज। अच्छा, आई डिड नॉट नो दिस। नहीं, yes. सो दे ईरान वुड was वेट one of the first. पाकिस्तान को लेके कि भैया हमें इसको रिकॉग्नाइज भी करना है एज अ देश या नहीं नहीं, करना है। नहीं. I और don't डरेंट remember the exact लाइन date, maybe. नहीं, डोरेंट लाइन तो कभी नहीं किया है इन्होंने, डोरेंट शुरू से लाइन तो नहीं। उन्होंने किया ही नहीं। वो तो नहीं किया। और पाकिस्तान को भी कभी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 52 वगैरह में जाके इन्होंने 51 52 में जाके रिकॉग्नाइज किया था इसको। यू कैन चेक इट फ्रॉम योर दिस। तो वो डायनेमिक्स ये लोगों को इश्करन जब ये जब शुरू हुआ था यहाँ पे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, तो हमारे यहाँ बहुत से लोग थे, हमारे कुछ फौजी भाई लोग, नाम नहीं लूंगा उनका, आप भी जानते हैं उन लोगों को। तो उन लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई कि 2 डिवीजन भेजो अफगानिस्तान में।
अमेरिका के साथ अमेरिकन भी बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि आप 2 डिवीजन भेजो। तो ये लोग क्या करते थे कि कहीं भी ये जैसे कोई सेमिनार हो तो ये बैठ जाते थे जाके सेमिनार में, और फिर जब एनी क्वेश्चन आंसर कुछ हुआ तो एक सुर्रा ये डालते थे कि वाई नॉट सेंड 2 डिविजन्स टू पाकिस्तान, टू अफगानिस्तान। तो मैं पूछता था इनसे कि भाई क्या आपका ये है मतलब है, उनकी लड़ाई से हमको क्या मतलब है, अमेरिकन की लड़ाई से? और नो नो, इफ यू हैव टू सिट ऑन द हाई टेबल, ये यही उनका रही कि तो आपको ये करना होगा। थैंक गॉड गुड सेंस प्रिवेल्ड सर मैं विद द अगर कंट्री, नहीं, गुड सेंस प्रिवेल्ड विद द कंट्री, इन द कंट्री एंड द एमईए, ठीक है ना? दे जस्ट outrightly they dismiss this rubbish, ठीक है? और आज ये हालत है कि आपका इतना गुडविल है amongst the people of अफगानिस्तान। सर जो आपने बात बोली, मैंने अभी गूगल किया, मैं उसको आगे ऐड कर दूं, दिस इज, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगस्त 47 में किंगडम ऑफ अफगानिस्तान वाज द सोल कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन इनटू यूनाइटेड नेशन, दो withdrew from the negative votes after a few days। तो मतलब 47 में ही they were voting against Pakistan becoming a part of the United Nation Committee of Nation, और उसके बाद बोल रहे हैं अफगान गवर्नमेंट अगेन अंडर किंग जाहिर शाह ने पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट विद इन पाकिस्तान इन 1952 में और क्लेम करना शुरू कर दिया पश्तून डोमिनेटेड रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान। तो ये तो सर शुरू से ही एक हिस्टोरिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट है। वो बीच में 80s में मुजाहिदीन, सोवियत जो भी हुआ होगा, बट उससे पहले तो दे वर कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान। आप उसको देश ही नहीं मान रहे, यूएन में जाके उसको अगेंस्ट वोट कर रहे हो। और ईरान वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, ये भी कह रहा आर्टिकल। और आपको अफगानिस्तान का थोड़ा ये जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट के मैं एक चीज आपको, आपने जाहिर शाह का नाम लिया। हाँ जी सर। तो मुझे याद है कि वो हमारे यहाँ पटना में दशहरा में क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम होते थे, तो वहां से उनके कोर्ट सिंगर आए थे अफगानिस्तान से, जाहिर शाह के कोर्ट सिंगर। और आई रिमेम्बर वो कुछ मतलब यमुना के तीर ऐसे करके कुछ वो गा रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। और वो इतने बड़े कॉनोसियर थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कि आपके उस्ताद विलायत खान जब वहां गए थे प्रोग्राम देने, तो वो इतना खुश हुए उनसे, कहा विलायत खान साहब से वो कॉन्सर्ट के बाद कि पैलेस में कॉन्सर्ट था कि कुछ मांगिए, बोलिए आप क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए। तो विलायत खान साहब ने बोला कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। अच्छा, ठीक है। सो ही वाज गिवन he gave him a Mercedes, and he drove down that Mercedes from Afghanistan to India through Pakistan, ठीक है। और उस जमाने में शिमला में 2 ही मर्सिडीज होती थी, एक गवर्नर की मर्सिडीज होती थी और एक उस्ताद विलायत खान की होती थी, ठीक है ना। सो ये दैट द काइंड ऑफ cultural exchanges we had. That was a great royalty actually. और सर अगर किंग क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है तो फिर तो सारी नोबेलिटी, सारी अपर क्रस्ट ही क्लासिकल म्यूजिक सुन रही है। कहते हैं वो 7 लाख के करीब थी सनातन धर्म की प्रेजेंस अफगानिस्तान जैसे छोटे देश में, जहाँ पे वो बोलते हैं काबुल से सिख आए हैं, तो पूरा दिल्ली यहाँ पे अब एक टाइम पे 80s में यू यूज्ड टू सी इट, पूरा भरा हुआ था जो लोग वहां से निकल के आना शुरू हुए थे। तो टिल 1970s तो दे वर क्लोजर टू इंडिया देन टू पाकिस्तान। फिर जो एक 80s में 90s में, सर डू यू थिंक दैट एरा ऑफ 47 to 70s की तरफ हम बढ़ सकते हैं अंडर अ वेरी डिफरेंट regime? किंग वाज प्रोबेबली लिबरल, क्लासिकल म्यूजिक, तालिबान इज वेरी ऑपोजिट, बट क्या हम आपके हिसाब से some baby steps towards that sort of a thing possible ऐसे regime के साथ? it is possible। और मेरा जो अपना अध्ययन है वो कहता है कि see, Taliban is actually a product of Cold War।
जाहिर सा की रूल थी। कम्युनिस्ट जो थे उनको एक्सेस टू वार्म वाटर पोर्ट चाहिए थे, तो वहां ने उन्होंने कम्युनिज्म मेड ह्यूज इनरोड्स। वो क्या क्या फैक्शंस बने थे, खल्क और परचम, ये दो इनके भी बाद में फैक्शंस हो गए थे कम्युनिस्ट के। पीरियड जो था ये ब्रूटलाइज कर दिया अफगानिस्तान को। और आप सही कह रहे हो कि वो ब्रूटैलिटी से हम पीछे की तरफ थोड़ा जाए, वो जाहिर शाह वाली अफगानिस्तान में जाने की जरूरत है। ये बताइए कि ये ब्रूटल कैसे हुआ? ये सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया इसको, वहां पर लीडरशिप की लड़ाई चली, रेजिम चेंज करने की लड़ाई वो चली। सोवियत यूनियन इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्शन। उसके बाद सोवियत यूनियन को रोकने के लिए फिर कहा अच्छा तुम ये कर रहे हो तो अब देखो हम क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा उन्हीं अफगानिस को लेके और इसको लेके इन्होंने कहा कि वो फिर दोबारा से तिबारा से उनको कुरान पढ़ाने लगे। फिर कुरान की जितनी वो जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो कि भाई जिहाद और वो क्रिएटेड जिहादी मशीन। तो it was essentially creation of the Cold War, अमेरिका वर्सेस द सोवियत यूनियन। और उसी की ये पैदाइश बाद में ये तालिबान हुआ। तो yes, you are absolutely right. In fact, you have given me a very good food for thought today. सर एक बार स्पेशल प्रोग्राम करेंगे पूरा एक बार ही सर स्पेशल प्रोग्राम करेंगे अफगानिस्तान। एक बार ही सर पूरा स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पूरा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, द जर्नी अहेड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सर। जब भी आपके पास समय होगा तो एक सेकंड प्रोग्राम जरूर करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।